जम्मू में सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम, आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति गलत, अब नया भारत घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। यूपीए सरकार में आए दिन गोले बरसते थे। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं जम्मू का, जहां पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू के विकास के काम और तेज होने वाले हैं। साथियों, मैं यहां के व्यापारी, कारोबारी समाज को, हमारे नौजवानों से भी कहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए भी अवसरों से भरा हुआ समय है। हमारा प्रयास है कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा यहां नए कारखाने लगे ताकि नौजवानों को यहीं अपने अपने जिलों में ही रोजगार मिले। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर भाजपा ने अनेक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। हमने सरकारी भर्तियों में भी पारदर्शी व्यवस्था की है। पहले सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलती थी जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के खास होते थे। आइए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां रणथंभौर में बीजेपी आरएसएस की अहम बैठक को लेकर हमें डिटेल मिल रही है। बीजेपी की दिल्ली कोर कमेटी की बैठक, केजरीवाल के खिलाफ चेहरे पर इस बैठक में मंथन, दिल्ली चुनाव के मुद्दों पर विचार विमर्श। सवाई माधोपुर पहुंचे संगठन मंत्री बीएल संतोष। तो कुल 2 बैठकें होनी है, दूसरी बैठक गोपनीय है, उसको लेकर जानकारी साझा नहीं की गई। शांत मन से, खुले मन से, तो ये हमारे पार्टी की एक रीति नीति है। रणथंभौर बहुत दिन से हम लोग आने का योजना था, आज हम सब आए। सर, ये अभी तक रणथंभौर में ही क्यों आयोजित की जा रही है इस तरह की बैठक? देखने लायक जगह, हमारी कोशिश है कि हम आएंगे तो पूरी दुनिया और भी आएगी। क्या सर, केंद्र के जो चुनाव थे वहाँ पर पार्टी जो सीटें हारी थी, कहीं उन सीटों को लेकर मंथन होना है या फिर कुछ और? हम तो सातों की सातों सीटें जीते। हम दिल्ली प्रदेश के लोग आए हैं, लेकिन आगे और भी देश में दिल्ली का क्या योगदान हो सकता है, हम इसके लिए आगे बढ़े। तो
इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं और आपको बता दें कि इस बैठक के मुद्दों की अगर बात करें तो केजरीवाल के सामने किसे चेहरा बनाया जाए, ये अहम मुद्दा हो सकता है जिस पर बैठक में चर्चा हो सकती है। 26 साल से दिल्ली की सत्ता से दूरी कैसे आखिरकार खत्म की जाए, चुनाव में किन किन मुद्दों पर टारगेट किया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बैठक में मंथन हो सकता है। आमोद राय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं। आमोद, और क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा हो सकता है? देखिए प्रतिमा, दिल्ली में बीजेपी 26 साल से सत्ता से बाहर है और इसमें इस बैठक में चर्चा जो होनी है कि कैसे सत्ता में वापस आया जाए और उसके साथ ही बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए। 30 नेता दिल्ली प्रदेश के इस बैठक में शामिल हैं, संघ के कुछ बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो एक भावना लोगों के बीच जागृत हुआ जैसा कि बीजेपी मानती है, तो उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए और आगामी जो चुनाव है जो माना जा रहा है कि फरवरी में होना है, उस चुनाव से पहले ग्राउंड वर्क क्या क्या करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे जागृत करना है और कैसे लोगों को टिकट में ज्यादा वरीयता देना है, इन तमाम विषयों पे चर्चा होगी और बीजेपी एक मुकम्मल रणनीति बनाएगी वहां 2 दिनों तक और उसके बाद उसको आकर दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी बीजेपी के द्वारा इस बैठक से, मंथन से जो निकलेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अवैध बताया। उन्होंने कहा कि कल गैर कानूनी चुनाव करवाकर संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएगी। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है और वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा। और देखिए, यूपी से बड़ी खबर है जहां पर नोएडा में एक बड़ा हादसा टला है। निर्माणाधीन इमारत से हाइड्रोलिक ड्रिल लटक गई। हादसे में बाल मजदूर बच गए हैं। मजदूरों ने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रखी थी। जो जानकारी सामने आ रही है तो नोएडा का यह मामला जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। खबर आ रही कि निर्माणाधीन इमारत, अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग और यहां पर हाइड्रोलिक ड्रिल लटक गई। जो खबर आ रही है और इस हादसे में जो मजदूर वहां पर मौजूद थे वो बाल बचे हैं। मजदूरों ने ये जानकारी मिल रही है कि सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा के रखी थी। हालांकि एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस वक्त वहां क्या सिचुएशन है ये हम जानेंगे, लेकिन आप देखिए, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बिल्डिंग जो निर्माणाधीन है और जो हाइड्रोलिक का ये जो एक प्लेटफॉर्म है वो आपको लटका हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी यह है कि कुछ मजदूर यहां पर मौजूद थे इसमें, जो कि बाल बचे इस हादसे में। काफी ऊंचाई पर जिस वक्त ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मौजूद था उस वक्त यह हादसा हुआ है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, कैसे हुआ ये सब कुछ और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, नोएडा के सेक्टर 62 में भूटानी बिल्डर्स की एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है और वहां पर बिल्डिंग की शीशे की सफाई 2 मजदूर कर रहे थे, जो कि ट्रॉली लगा करके काफी ऊंचाई से लटक करके शीशे की सफाई कर रहे थे। अचानक जो रस्सी है वो टूट गई और दोनों जो मजदूर हैं वो लटक गए थे। इत्तेफाक ये रहा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने उनको बचा लिया, कोई बड़ा हादसा
सामने नहीं आया, लेकिन अब जो घटना है उसका एक वीडियो सामने आया है कि किस तरीके से ट्रॉली में बैठ करके ये जो दोनों मजदूर थे वो बिल्डिंग के शीशे को साफ कर रहे थे और अचानक जो है ट्रॉली एक तरफ झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, उसका रस्सी टूट जाती है और जो मजदूर हैं वो हवा में लटक जाते हैं। गनीमत ये थी कि मजदूरों की जो रस्सी है वो ट्रॉली से बंधी हुई थी, जिसके वजह से ये लोग अपना नीचे गिरने से बच गए थे। जैसे ही ये हादसा हुआ मजदूरों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद जो लोग थे मदद के लिए इमारत पर मौजूद थे, उन्होंने तुरंत ही इन मजदूरों को रस्सी फेंक करके खींच करके बचा लिया। तो गनीमत इस बात की है कि कोई बड़ा हादसा होने से फिलहाल बच गया है। बिल्कुल, तो राहत की बात यह है कि जो मजदूर इसमें मौजूद थे वो बाल बाल बचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई यूनिवर्सिटी चुनाव से जुड़ी हुई है। युवा सेना की बम्पर जीत हुई है इन चुनाव में। सभी 10 सीटों पर युवा सेना का कब्जा हो चुका है। एबीवीपी एमएनएस का चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। जीत के बाद मातोश्री पर जश्न की तैयारी। 24 सितंबर को हुई थी सभी 10 सीटों पर वोटिंग, जिसमें सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की गई। तस्वीरें मुंबई यूनिवर्सिटी की है। सीनेट चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई यूनिवर्सिटी में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का करिश्मा बरकरार है। उनकी युवा सेना ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। युवा सेना ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। सीनेट की 10 सीटों में से 5 सीट रिजर्व है, जबकि 5 ओपन है। इससे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव 2 बार किसी न किसी वजह से रद्द हो चुके थे। हालांकि अगस्त 2023 से लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विवादों का सामना करने के बाद 24 सितंबर को चुनाव हुए। वोटों की गिनती मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्ट परिसर के कावा सची जहांगीर दीक्षांत समारोह हॉल में हुई। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीनेट चुनाव में वोटों की गिनती पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। शिवसेना यूबीटी की छात्र विंग को मिली जीत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत है। महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन होने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में शिवसेना उद्धव गुट ने अपना वर्चस्व फिर से साबित कर दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी चुनाव में मिली जीत पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का युवा हमारे साथ खड़ा है। ईवीएम की तरह बैलेट पेपर से छेड़छाड़ संभव है। मुंबई यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी संस्था है, ऐतिहासिक संस्था है। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी और ये जो मुख्यमंत्री है उनका गठ चुनाव रोकने के लिए कोशिश कर रहा था। 2 बार चुनाव की डेट ऐलान हो गई, लेकिन डर के मारे ये सरकार और एबीवीपी क्या बोलता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव टालते रहे। आखिर हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव हुआ और पूरा पैनल शिवसेना का। ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र के राजधानी का सुशिक्षित युवा शिवसेना के साथ खड़ा है। चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो, शिवसेना के साथ खड़े। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ हमने जीत इसलिए हासिल की कि ये वोट खरीदे नहीं जा सके। ईवीएम पे नहीं वोटिंग होता है, ये बैलेट पेपर पर होता है, तो वहां भी गड़बड़ नहीं कर सकते। आज चंडीगढ़ में हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में 25 लाख तक फ्री इलाज का वादा किया गया है, तो सरकारी योजनाओं के लिए चलाए गए पोर्टल खत्म करने का भी ऐलान किया गया। हरियाणा में कांग्रेस ने 40 पेज के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इस मैनिफेस्टो में लोगों को 25 लाख तक के फ्री इलाज की गारंटी दी गई है, तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया गया। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर से पानी लेने का भरोसा भी दिया गया है। तो कांग्रेस हरियाणा में किसान आयोग का गठन भी करेगी। इसके अलावा फसलों पर MSP की गारंटी देने के अलावा किसानों को डीजल पर सब्सिडी कार्ड देने का वादा भी किया गया है। मेवात जिले में एक विश्वविद्यालय बनाने की गारंटी देने के अलावा अल्पसंख्यकों को पूरा मान सम्मान देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन फिर से बहाल होगी। सभी के लिए अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शिक्षा बीजेपी के प्रायोरिटी एजेंडा पर कभी भी रहा नहीं है। बेहतर शिक्षा देकर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान के पैटर्न पर चिरंजीवी योजना हमारी थी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम हरियाणा कांग्रेस करने का काम करेगी।
हिसार की रैली में राहुल गांधी के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर दिए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के अयोध्या वाले बयान को हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि राहुल गांधी वोट के लिए हिंदू आस्था पर चोट करते हैं। हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। हिंदुओं का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। और इसी तर्ज पर बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है। राहुल गांधी ये वही व्यक्ति है जिसकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा। ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और इसके पीछे केवल वोट बैंक की लालसा है। इससे पहले राहुल गांधी ने 26 सितंबर को हिसार की रैली में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया था। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका। और राहुल गांधी के राम मंदिर वाले बयान पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि अयोध्या और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। भगवान राम के अपमान से देश बहुत नाराज, कांग्रेस को हरियाणा में जवाब मिलेगा। हमारे साथ शहनवाज हुसैन हैं, बीजेपी के सीनियर नेता। सर, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ड्रामा हो रहा था, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया था, दलितों को, गरीबों को वहाँ पे नहीं बुलाया। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? मैं तो खुद भी गया था, कितने गरीबों को देखा वहाँ, साधु को, संतों को, महंतों को, सब लोग वहाँ पर थे। समाज के हर वर्ग के लोग थे। उद्योगपति क्या समाज से नहीं है, समाज से बाहर से हैं, वो भी आए थे। हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया था। कांग्रेस को भी निमंत्रण मिला, आपने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, अभी बयानबाजी कर रहे हैं। देश के लोग बहुत नाराज हैं। श्री राम का अपमान, अयोध्या का अपमान, सनातन का अपमान, ये करना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है। इसका जवाब हरियाणा में मिलेगा। सर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया कि नाच गाना हो रहा था और इस वजह से अयोध्या में बीजेपी हार गई, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत बयान है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और चलिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कुलगाम के जंगल में छिपे आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के 5 जवान जख्मी हो गए। कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके के जंगलों में आतंकी छिपे हैं, जिनकी तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद इन्हें घेर लिया गया। जानकारी के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं, जो रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। आतंकियों के साथ हुए इस एनकाउंटर में 5 जवान जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की थी, जिसके बाद दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग होती रही। जब सुरक्षा बल हावी हुए तो आतंकी जंगलों में छिप गए, जिनकी तलाश के लिए जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया और उनकी घेरेबंदी की गई। सुरक्षा बलों को कुलगाम इलाके में आतंकी गतिविधि की सूचना मिली, जिसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ समेत सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी। आतंकी मौके से भाग न पाए, इसलिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि जंगल में छिपे ये आतंकी विदेशी हैं। इससे पहले ये डोडा, कठुआ, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में सक्रिय थे, जिन्होंने सेना, स्थानीय पुलिस और नागरिकों पर हमला किया। कुलगाम में आतंकियों की घेराबंदी कैसी की गई, इस वक्त क्या हालात हैं, देखिए संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष लगातार आपको कुलगाम मुठभेड़ से तस्वीरें दिखा रहा है। इस समय पहुंचे हम अदीगान, बिल्कुल यहां से कुछ ही दूरी पर मुठभेड़ चल रहा है और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान यहां पर मौजूद है। वो इस पूरे इलाके का मुआसरा कर रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया है। थोड़ा पीछे चल के मुर्तजा तस्वीरें दिखाएं। इस तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो रिहायशी है, लोग घरों में ही सीमित है और बाहर बहुत कम लोग हैं। इस तरफ इंडियन आर्मी के जवान भी तैनात है लगातार, क्योंकि इस मुठभेड़ में पहले ही इंशियल गन फाइट में 3 सेना के जवान घायल हुए थे और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का ASP भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। ये तस्वीरें मुर्तजा लगातार दिखाए। आप देख सकते हैं कितना चुनौती भरा इलाका है ये, क्योंकि काफ़ी घना इलाका है। पेड़ पौधे, अखरोट के दरख्त, बगीचे, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और इसी इलाके में ये मुठभेड़ चल रहा है। TV9 भारतवर्ष सटीक आपको बिल्कुल अडीगाम के अंदरूनी इलाके से तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं दूर दूर तक सेना की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है।
मुंबई में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। नवरात्र के मौके पर आतंकी हमले का खतरा हो सकता है। मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। देखिए पूरी खबर। मुंबई पुलिस को खुफिया सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। खुफिया इनपुट के मुताबिक कुछ एंटी सोशल एलिमेंट नवरात्रि से पहले मुंबई में मौजूद हैं। कुछ आतंकी आम लोगों के बीच छिपकर रह रहे हैं। ये आतंकी किराएदार बनकर छिपे हो सकते हैं। नवरात्रि के दौरान ये आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। वीवीआईपी या फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। आतंकी बड़े स्तर पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। आतंकी साजिश के चलते सभी मकान मालिकों और किराएदारों को आगाह किया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की गुजारिश की गई है। सभी होटल, लॉज और मकान मालिकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। विदेशी शख्स होने पर खासतौर पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। नवरात्रि के दौरान ड्रोन कैमरा, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर्स पर पाबंदी लगाई गई है। तो पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर्स और हॉट एयर बलून को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। मुंबई में पुलिस की अब हर संदिग्ध गतिविधि पर मुस्तैद नजर है। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कोल्डप्ले बैंड की टिकट बिक्री की जांच कराने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी ने कोल्डप्ले बैंड के टिकटों में बड़ी धांधली का आरोप भी लगाया। पूरी खबर आप देखिए। हमें शंका पैदा हो रही है कि बुक माई शो ने कहीं कोई कालाबाजारी तो नहीं की है, कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे युवाओं के जोश को देखते हुए उनसे ज़्यादा धन लिया जाए, उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए। इसके लिए हमने सरकार को एक पत्र भी लिखा है जिसमें हमने मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और पुलिस कमिश्नर से लेकर साइबर तक सबसे मांग की है कि इस बुक माई शो के ये जो व्यवहार हुई हैं टिकटों की, इसकी एक सघन जांच की जाए। जब टिकट्स ऑनलाइन बिकना आरंभ हुआ, कुछ सेकंड के अंदर सारी टिकटें समाप्त। ये षड्यंत्र के तहत उसके ऑर्गेनाइजर ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की ये सकृत दर्शनी जानकारी लोग बता रहे हैं। सरकार इसकी पूरी जांच करेगी। जांच करके ये ब्लैक मार्केटिंग में जो लोग हैं, यदि ऑर्गेनाइजर भी इसका हिस्सा है तो उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे है। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक घर में 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 4 दिव्यांग बेटियों के साथ पिता ने जहर खाकर जान दे दी। पिता ने जहरीला पदार्थ खाया। मौत का ये जहर उसकी 4 विकलांग बेटियों ने भी चख लिया और सभी दुनिया छोड़ गए। पिता हीरालाल पर इन बच्चियों की जिम्मेदारी थी। चारों बच्चियां चलने फिरने के काबिल भी नहीं। वसंत कुंज में एक स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल में कारपेंटर का काम करने वाले हीरालाल की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है, जिसके बाद हीरालाल पर बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दिल्ली के रंगपुरी के रहने वाले इस परिवार ने किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। शुरुआती जाँच में इस बात की आशंका जताई जा रही कि पांचों ने सल्फास खाकर अपनी जान दी। पुलिस को खबर मिलने के बाद फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्राइमा फेसी जो सीन ऑफ अकरेंस से यही लगता है कि जैसे अंदर से बंद करके, और कुछ जो मतलब अब उनकी परेशानी जो उनके जो रिलेटिव्स ने बताई हैं वो यही कि जब उनकी वाइफ पास कर गई थी लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कैंसर, उसके बाद से थोड़ा कट ऑफ रहते थे। 50 साल की हीरालाल अपनी बेटी नीतू निशीब, नीरू और 8 साल की बेटी निधि के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो हीरालाल का शव बेड पर मिला, जबकि चारों बेटियों का शव बगल के कमरे से बरामद किया गया। पड़ोसियों ने हीरालाल को कई दिनों से नहीं देखा था। घटना के बाद हीरालाल के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। पुलिस आत्महत्या की वजहों की पड़ताल कर रही है। पड़ोसियों ने बताया कि हीरालाल और उसका परिवार कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। फ्लैट से बदबू आने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। देखिए संवाददाता पुनीश शर्मा की रिपोर्ट। हीरालाल के घर के ठीक सामने ये परिवार रहता है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? आप लोगों को कब पता लगा कि हीरालाल ने अपनी 4 बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली है? जैसे कल पुलिस आई थी तो जब दरवाजा खोला, स्मेल आई, तब हमें पता चला कि यहाँ पे ये सुसाइड हो चुका है। है नहीं, बाकी हमें कुछ पता नहीं है। निकलते ही नहीं थे ये लोग बाहर। है नहीं, एक बेटी बीमार रहती थी, उसका बाप उसका इलाज कराने जो है गोद में लेके जाता था। बस एक टाइम मैंने उसको देखा, कभी जो है ज़्यादा देखा नहीं उससे। तो कल जब दरवाज़ा खुला तभी बदबू आई या पहले भी बदबू आ रही थी? जो मतलब उनके पड़ोसी होंगे वो उन्होंने बोला होगा कि जो है स्मेल आ रही है यहाँ पे। जब पड़ोसियों ने जब बोला तब पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया होगा, तब पुलिस आई। पुलिस ने जो है दरवाज़ा खोल के देखा। तब आप लोगों ने आखिरी बार हीरालाल या उनकी बेटियों को कब देखा?
मेरे को जो है 8-10 दिन पहले देखा था, वो दवाई लेने जा रही थी, है नहीं, तब मैंने जहाँ से उनको देखा था। और खबर दिल्ली से ही। दिल्ली में रंगदारों के हौसले बुलंद हैं, जो पहले फोन कॉल पर दुकानदारों को धमका रहे हैं, उसके बाद दुकान पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों की अब तलाश कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर फायरिंग और रंगदारी की 3 घटनाएं सामने आई हैं। नारायण विहार में एक कार शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। उसके बाद बदमाशों ने यहां पर एक पर्ची छोड़ी जिसमें भाऊ गैंग लिखा हुआ था। कार शोरूम के मालिक ने बताया कि फायरिंग से पहले उनके पास कई धमकी भरे कॉल भी आए। उसके बाद 3 शूटर शोरूम में दाखिल हुए और करीब 10 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। उसमें 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। थैंकफुली कोई भी हताहत नहीं है इसमें, और बाकी 3 लोग अभी तक आने कंफर्म हुए हैं जो फायरिंग करके बाहर गए हैं। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। अपराधियों ने कुछ इसी तरह की घटना महिपालपुर इलाके में अंजाम दी। यहाँ एक होटल पर गोली चलाई गई। यहाँ भी अपराधियों ने रंगदारी के लिए कॉल की थी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक राशन की दुकान पर गोली चलाई गई। वेस्ट दिल्ली में इससे पहले भी कार शोरूम पर फायरिंग करने की घटना हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। इस ताज़ा घटना के बाद पुलिस तमाम इलाकों की सीसीटीवी खंगाल रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने का काम चल रहा है। देखिए पूरा मामला क्या है। दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। मूर्ति लगाने का जिम्मा डीडीए को दिया गया है। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर विवाद चल रहा था, जिसके बाद डीडीए ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित कर रहा। जमीन पर दावा कर वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया था। वक्फ बोर्ड ने मूर्ति लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन अब स्थानीय लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने धर्म का हवाला देते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर ऐतराज जताया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विवाद को सांप्रदायिक रंग देने के लिए समिति की निंदा भी की और इस आचरण के लिए माफी मांगने को कहा। अदालत ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई आइकॉनिक नेशनल हीरो हैं, जिन्हें किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। अदालत के ताजा फैसले पर डीडीए और दिल्ली नगर निगम को जगह के चुनाव करने का अधिकार दिया गया, जिसके बाद आज पार्क में मूर्ति लगाने का काम शुरू किया गया। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर हंगामा जारी है। आज देवभूमि संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले पर 5 अक्टूबर को फैसला आना है। 23 सितंबर को देवभूमि संघर्ष समिति ने फैसला किया था। आज हर जिला केंद्र पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश के अलग अलग 16 जगहों पर धरना दिया गया और शिमला विवादित मस्जिद पर जल्द एक्शन लेने की मांग की। शिमला के एसपी ऑफिस के सामने आज समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाया जाए और मामले में लीपापोती न की जाए। समिति ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले पर सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। शिमला विवादित मस्जिद है, जो ये ढांचा है, आप इस पर दोहरा रुख मत अपनाइए। इसका कानून पूर्ण, जो कानून कहता है उस तरह इसका निपटारा आप कीजिए और 5 तारीख तक शासन प्रशासन इस पर सकारात्मक मूड बनाए। समिति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन लोगों पर एक्शन लिया है जो वीडियो के जरिए मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिराने की अपील कर रहे थे। हालांकि इस विवाद को लेकर 5 अक्टूबर को फैसला आना अभी बाकी है। उत्तराखंड के रुड़की के एक अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरतने से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। रुड़की के माही हेल्थ केयर अस्पताल में कोहराम मचा है। जिस महिला की इलाज के दौरान जान गई है, उसके रिश्तेदार अस्पताल में रखे सामान को तोड़ रहे हैं। अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं क्योंकि आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से डिलीवरी कराने आई महिला की जान चली गई। परिजनों ने दावा किया है कि अस्पताल झूला छाप डॉक्टर्स के हवाले है। ऐसे में महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया और जच्चा बच्चा की मौत हो गई। 10 मिनट में मार दिया, जीता इंसान, पेट चीर दिया, यो हॉस्पिटल है ना, यो हॉस्पिटल मैसेज करो अम्मा भी।
मरीज के परिजनों ने यह भी दावा किया कि वह अपने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने को तैयार थे, लेकिन अस्पताल ने इसकी इजाजत नहीं दी। अस्पताल में मचे कोहराम और तोड़फोड़ से पहले डॉक्टर और तमाम स्टाफ मौके से भाग गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अस्पताल के खिलाफ पहले भी लापरवाही की शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। बिहार के नवादा में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। डायल 112 टीम पर बदमाशों ने लाठी डंडों से प्रहार किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बीच सड़क पर हाथापाई, पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला, जमकर हंगामा। यह तस्वीर बिहार के नवादा जिले की है, जहां पर कुछ लोग पुलिस की पिटाई कर रहे हैं, लाठी डंडों से प्रहार कर रहे हैं, डायल 112 की टीम के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। बेखौफ बदमाश बीच सड़क पर पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में एक महिला कर्मचारी भी मौजूद है। उसके बाद भी बदमाश गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस टीम पर पिटाई के मामले में 2 अभियुक्तों को नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जिसमें डायल 112 की टीम जब वहां से गुजर रही थी तभी कुछ अपराधियों द्वारा उन्हें जो है वार किया गया। इसमें डायल 112 टीम के जो चालक थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मारपीट की गई थी। घटना में जो इन्वॉल्व लोग थे 4 लोगों की पहचान की गई। 4 में से 2 लोगों को अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस की गाड़ी जब यहां से गुजर रही थी तभी कुछ लोग पुलिस को देखकर गाली गलौज करने लगे। जब पुलिस ने उतरकर इसका विरोध किया तो पुलिस पर हमला कर दिया। खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के सत्तूर इलाके में पटाखा फैक्ट्री में एक धमाका हुआ है और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। धमाकों की आवाज और इस आवाज के साथ आसमान में उठता यह धुआं। धमाकों की आवाज के बाद मची अफरा तफरी और इस अफरा तफरी के बाद खेतों में भागते लोग। वीडियो तमिलनाडु के सत्तूर के एक पटाखा फैक्ट्री का है, जहां पटाखा निर्माण के एक यूनिट में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते इसकी चिंगारी आग में बदल गई और पूरी फैक्ट्री धीरे धीरे आग की जद में आ गई। इसके बाद पूरे वेयर हाउस में आग लग गई। सबसे पहले पटाखों में धमाका शुरू हुआ और उसके बाद आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। फैक्ट्री में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों में भी इसका झटका महसूस किया गया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं और इसके बाद ही फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। राहत की बात यह है कि घटना के समय फैक्ट्री के अंदर कोई कर्मचारी नहीं था। कोसी बराज से पानी छोड़ने के बाद बिहार के सुपौल में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आज सुबह कोसी बराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और उसके बाद बराज के आसपास के गांव में पानी बढ़ने का खतरा है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से मुनादी की जा रही है कि लोग समय रहते यहां से निकल जाएं। प्रशासन द्वारा जनहित में जारी सूचित किया जाता है कि कोसी नदी में अत्यधिक जल स्तर वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि वह तुरंत मजबूत एवं सुरक्षित स्थान पर बांध से बाहर करें। कोसी की तेज धार की वजह से नदी के किनारे की मिट्टी तेजी के साथ घट रही है। इसे रोकने के लिए बोरों में रेत भरकर किनारे पर लगाया जा रहा है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और हालात में नजर बनाए हुए है। अभी हमारे सारे इंजीनियर्स रात से अलर्ट है और अतिरिक्त इंजीनियर की डिप्यूटेशन भी यहाँ पे हुआ है और अभी वर्तमान में पानी स्मूथली पास कर रहा है। प्रशासन के निर्देश के बाद सभी अधिकारी रात से ही कोसी तटबंधों पर कैंप कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित आपातकाल से निपटा जा सके। बिहार में कोसी के उफान से कई जिले इसकी जद में हैं। बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। नेपाल में नदियों के उफान को देखते हुए बिहार में जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों के एसपी और डीएम को सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटे में राज्य के 13 जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंपारण, किशनगंज, गोपालगंज, अररिया में भारी बारिश। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा के किनारे 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गंडक, कोसी, महानंदा नदी में उफान है। गंडक बैराज से छोड़ा जाएगा 6 लाख क्यूसेक पानी। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ है। ताजा स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी सक्रिय है। विभाग ने 13 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आगाह किया है।
पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद राज्य के कई जिलों की नदियों में जल स्तर पहले से बढ़ा हुआ है। जल संसाधन विभाग ने जानकारी दी है कि नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। विभाग ने कोसी और गंडक नदियों में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की है। ताजा हालात को देखते हुए कोसी, गंडक सहित बीरपुर बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और इसके बाद आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत ने जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत ने करारा जवाब दिया है। यूएन में भारतीय राजनयिक भाविक मंगल नंदन ने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान हास्यास्पद है। पाकिस्तान की दुनिया में आतंकी मुल्क की पहचान है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को हथियार बनाया है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में एक बार फिर कश्मीर का प्रोपेगेंडा चलाने की नाकाम कोशिश की थी।